मेरा नाम जैकब है और मैं पेशे से एक पेंटर हूं। मेरा जन्म और पालन पोषण उत्तरी वॉशिंगटन में हुआ, कनाडा की सीमा के पास एक छोटे से कस्बे में। मैं अपनी सही लोकेशन या उस जगह का नाम नहीं बताना चाहता, क्योंकि मैं आज भी वहीं रहता हूं। इस घटना के बारे में सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। वॉशिंगटन में अपनी कहानी बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस घटना से ठीक पहले वैम्पायर और वेयरवुल्फ पर कुछ फिल्में रिलीज हुई थी और संयोग से उन फिल्मों की कहानी भी वॉशिंगटन में ही दिखाई गई थी। इसलिए मैं आज तक चुप ही रहता हूं, जब तक कि अजीब घटनाओं की बात खुद से शुरू ना हो जाए। लेकिन तब भी किसी को अच्छी तरह से जानने के बाद भी मैं ये कहानी बताने में हिचकता हूं। मेरा एक सहकर्मी एक पॉडकास्ट को ब्लूटूथ स्पीकर पर सुना करता है और उसी पॉडकास्ट पर मैंने पहली बार सुना कि और लोगों के साथ भी डॉगमैन या वेयरवुल्फ जैसी घटनाएं हुई हैं। जब मैंने पहली बार उसके एक एपिसोड में वेयरवुल्फ से जुड़ी घटना सुनी तो मेरा चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। मेरा सहकर्मी कोडी तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। मैं करीब 3 साल से कोडी के साथ काम कर रहा हूं। जब उसने वेयरवुल्फ वाली कहानी पर मेरी प्रतिक्रिया देखी तो उसे समझ आ गया कि मैं कुछ छिपा रहा हूं, और आखिरकार मैंने अपनी घटना उसे बता दी। तब से वो मुझे बार बार कह रहा है कि मैं इसे लिख दूं। पिछले साल मैंने ये घटना लिखी थी, लेकिन कोडी का कहना था कि मुझे अपने बारे में थोड़ा बैकग्राउंड भी बताना चाहिए, और ये भी कि उस घटना तक बात कैसे पहुंची। सिर्फ इतना कह देना काफ़ी नहीं होगा कि मैंने पेंटिंग करते समय डॉगमैन या वेयरवुल्फ का एक परिवार देखा था। तो लीजिए, अब पूरी कहानी सुनिए। मैंने हाई स्कूल के दौरान अपने अंकल के साथ घरों की पेंटिंग का काम शुरू किया था। मैं अपना पहला ट्रक खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा था। हाई स्कूल के बाद मैंने सोचा कि शायद कोई दूसरा पेशा आजमाऊं, लेकिन किसी और काम में मुझे कभी खास दिलचस्पी नहीं हुई। इसलिए आखिरकार मैं फिर से अपने अंकल के पास पेंटिंग के काम में लौट आया। मेरे अंकल ने सलाह दी कि अगर मैं इसे अपना करियर बनाना चाहता हूं तो मुझे प्रोफेशनल स्कूल जाकर इसकी औपचारिक ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इसलिए मैं टेक स्कूल चला गया। हाँ, ऐसे भी स्कूल होते हैं जो पेंटिंग सिखाते हैं। वो स्कूल स्पोकेन में था, जहां मैं रहता हूं उससे ठीक दक्षिण में। वहां मैंने पेंटिंग को बिल्कुल नए स्तर पर सीखा और साथ में कई दूसरी स्किल्स भी सीखी, जैसे कोलिजन रिपेयर, अपहोल्स्ट्री, वेल्डिंग वगैरह वगैरह। स्कूल खत्म होने के बाद मैं अपने शहर वापस आया और अपने अंकल के बिजनेस में काम करने लगा। कुछ ही सालों बाद मेरे अंकल ने मुझे बताया कि वो पेंटिंग इंडस्ट्री छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उनकी उम्र करीब 60 के पास पहुंच रही थी और वो कम तनाव वाला काम करना चाहते थे। मेरे अंकल के पास बहुत ज़्यादा कर्मचारी नहीं थे, मुझे छोड़कर कुल मिलाकर 7 थे, लेकिन उनके पास काफ़ी सारे उपकरण थे और पेंटिंग के लिए तैयार की गई कुछ वैन भी थी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं उनका बिजनेस खरीदकर खुद से शुरू करना चाहता हूं। हम दोनों एक कीमत पर सहमत हो गए और मैंने उनका पूरा सेटअप खरीद लिया और अपना काम शुरू कर दिया। शुरुआत में कुछ कर्मचारियों और आने वाले काम को संभालना आसान था, लेकिन जैसे ही सर्दियां आईं, काम ढूंढना काफ़ी मुश्किल और तनाव भरा हो गया। धीमे सीजन में ज़्यादातर कर्मचारी दूसरी नौकरियां करने लगते थे, और जब बसंत का मौसम आया तो 7 में से सिर्फ 2 कर्मचारी ही वापस लौटे। मैंने ज़्यादातर काम खुद ही करना शुरू कर दिया, जो सही नहीं था, लेकिन लंबे समय में इससे मेरे काफ़ी पैसे बच गए। कुछ साल बाद मैंने ज़्यादातर गाड़ियां बेच दी और बिजनेस लगभग अकेले ही चलाने लगा। 2007 से 2008 के हाउसिंग क्रैश के बाद के सालों में भी मैं किसी तरह काम में व्यस्त बना रहा। कभी कभी व्यस्त सीजन में मैं अपने जानने वाले कुछ पेंटर्स को वापस काम पर बुला लेता था। 2012 की गर्मियों में एक दिन मुझे एक महिला का फोन आया। वो मेरे उस काम के बारे में पूछ रही थी जो मैंने सालों पहले अपने अंकल के साथ मिलकर एक स्थानीय पिज्जा पैलेस में किया था। वो चाहती थी कि मैं उनके घर के कैबिनेट्स पर काम करूं और लकड़ी को इस तरह ट्रीट करूं कि उनका नया लॉग होम ज़्यादा पुराना और रस्टिक लगे।
फोन पर मैंने उन्हें समझाया कि पिज़्ज़ा प्लेस में कई परतों और अलग अलग टिंट वाले कन्वर्जन वार्निश का इस्तेमाल किया गया था। यह वार्निश आमतौर पर कमर्शियल जगहों पर इस्तेमाल होता है क्योंकि यह बहुत टिकाऊ होता है। घर के मालिक आमतौर पर इसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। उस महिला ने बताया कि जब वो उस पिज़्ज़ा प्लेस में गई थीं, तभी उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें बिल्कुल वही लुक चाहिए। उन्होंने वहां के मालिक से कैबिनेट्स के बारे में पूछा और मालिक ने उन्हें मेरे पास भेज दिया। उस तरह का काम करने का मेरा अनुभव था और मुझे पता था कि पूरा प्रोसेस कितना लंबा होता है और ऊपर से जो प्रोडक्ट फिनिश के लिए इस्तेमाल होता है उसकी गंध बहुत भयानक होती है। मैं चाहता था कि वो कन्वर्जन वार्निश इस्तेमाल करने का विचार छोड़ दें, इसलिए मैंने उन्हें लकड़ी को एजिंग देने और फिर उसे डिस्ट्रेस करने की पूरी प्रक्रिया समझाई। मैंने बताया कि जो कोटिंग लगती है वो कन्वर्जन वार्निश से होती है और ये 2 हिस्सों का मिश्रण होता है। पहला हिस्सा वार्निश होता है और दूसरा कैटलिस्ट या हार्डनर। एक बार मिलने के बाद इसकी गंध बहुत तेज होती है और जब तक ये सूख कर गैस छोड़ना बंद नहीं कर देता तब तक उस जगह पर कोई रह भी नहीं सकता। मैं देखना चाहता था कि शायद वो कोई दूसरा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए तैयार हों। मैंने उन्हें यह भी बताया कि जब मैंने पहली बार इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया था तब मेरे साथ क्या हुआ था। शुरुआत में जब मैं पिज़्ज़ा प्लेस की मरम्मत कर रहा था तो मैंने रेस्पिरेटर नहीं पहना क्योंकि मुझे लगा कि हवा का बहाव काफ़ी है। मुझे याद है मुझे बहुत बुरा महसूस होने लगा था। मुझे भयानक सरदर्द होने लगा था। मेरी सूंघने की क्षमता चली गई थी, आंखों से पानी आ रहा था और मानसिक रूप से मैं बिल्कुल सुन्न सा हो गया था। जब मेरे अंकल काम की जगह पर पहुंचे तो उन्होंने मुझे अच्छी तरह डांटा। उन्होंने मुझे तुरंत घर भेज दिया और कहा कि जब तक सरदर्द ठीक ना हो जाए वापस मत आना। उन्होंने कहा कि शायद मैं कन्वर्जन वार्निश के केमिकल्स के ज्यादा संपर्क में आ गया था। जब मैं वापस आया तो उन्होंने मुझे रेस्पिरेटर दिया और उस प्रोडक्ट और उसके टॉक्सिन्स के बारे में पढ़ने को कहा। हालांकि मुझे खतरे के बारे में पता था, लेकिन मैंने कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया था। शायद आपको ये सब जानकारी ज्यादा लग रही होगी, लेकिन इसका मेरी घटना से संबंध है। खैर, वापस उस महिला की बात पर आते हैं। मैंने उन्हें इस प्रोडक्ट की सारी खराबियां समझाईं। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो कुछ समय तक उस घर में रहने वाली नहीं थी। वो एक स्नोबर्ड थी। जहां मैं रहता हूं वहां इसका मतलब होता है कि वो सर्दियों में दक्षिण की ओर रहने चली जाती हैं। जब मैंने उस जगह की लोकेशन के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो कनाडा की सीमा के साथ साथ करीब 1 घंटे उत्तर की तरफ है। मैंने उन्हें बताया कि मैं उस इलाके को अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि मेरे दादा दादी वहीं रहते थे जब तक कि 2000 के शुरुआती सालों में उनका निधन नहीं हो गया। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो जगह उसी पुल के पास है जहां उस साल की शुरुआत में बाढ़ आई थी। उन्होंने बताया कि उनका लॉग हाउस उसी पुल के सबसे पास है और उसी बाढ़ में उनके घर का कुछ हिस्सा खराब हो गया था, इसलिए वो घर की मरम्मत करवा रही थी। मुझे याद आया कि मैंने स्थानीय अखबार में उस बाढ़ की कुछ तस्वीरें देखी थी। मुझे घटना के बारे में तो पता था, लेकिन असली वजह नहीं पता थी। लेकिन उनके मुताबिक नदी के ऊपर बना वो पुल बहुत नीचा था और उस साल वसंत जल्दी आ गया था। बहुत बारिश हुई थी, बर्फ पिघल गई थी और नदी का पानी उफान पर आ गया था। बहुत सारा मलबा पुल के नीचे फंस गया, जिससे नदी का बहाव रुक गया और पानी का स्तर बढ़कर किनारे के घरों तक पहुंच गया। उन्होंने बताया कि उन्होंने हाल ही में वो घर खरीदा था और वो जिस हालत में था उसी हालत में खरीद लिया था। जब उन्होंने घर की मरम्मत करवाई तो नए लकड़ी के कैबिनेट्स और फ्लोरिंग लगवाई और दीवारों पर शीट रॉक की जगह टंग एंड ग्रूव लकड़ी लगवाई। उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि कैबिनेट्स और लकड़ी को पुराना लुक दिया जाए और वही कोटिंग लगाई जाए जो उस पिज़्ज़ा प्लेस में थी। मुझे समझ आ गया था कि यह काम काफ़ी महंगा पड़ेगा क्योंकि लकड़ी को एजिंग देने और उस पर कई परतों में वार्निश लगाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं कभी भी फ़ोन पर सीधे कीमत तय नहीं करता क्योंकि असली काम देखे बिना यह पता ही नहीं चलता कि मामला कितना बड़ा है। जब उन्होंने कीमत पूछी
तो मैंने कहा कि मैं सिर्फ एक अंदाज़ा बता सकता हूं, क्योंकि प्रोजेक्ट देखे बिना सही कीमत बताना संभव नहीं है। जब मैंने उन्हें अपना अंदाज़ा बताया तो उन्होंने बिना ज़रा भी हैरानी दिखाए हाँ कह दिया। उस वीकेंड में वहां गया और उस पूरे इलाके को देखा जहां काम होना था। मुझे पता चला कि घर का बाहरी हिस्सा आधे लॉग से बनाया गया था ताकि वो पारंपरिक लॉग हाउस जैसा दिखे, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल एक सामान्य घर जैसा ही था। वो चाहती थी कि किचन और बाथरूम के कैबिनेट्स काले रंग के हों और उन हिस्सों की सारी टंग एंड ग्रूव लकड़ी सफ़ेद रंग की हो। मैंने सारी डिटेल्स एक इनवॉइस में लिखी और उन्हें आधिकारिक कीमत दे दी। मैंने तय किया कि काम अक्टूबर की शुरुआत में शुरू करूंगा। उन्होंने बताया कि वो क्रिसमस पर अपने परिवार को इसी घर में बुलाने का सोच रही हैं। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि तब तक कन्वर्जन वार्निश पूरी तरह सूख जाएगा और उसकी गैस भी खत्म हो जाएगी। जब अक्टूबर आया तो मैंने अपनी वैन में सारा ज़रूरी सामान भर लिया और फिर उस घर की ओर निकल पड़ा। कैबिन में पहला हफ्ता मैंने लकड़ी तैयार करने में बिताया, उसे खुरचना, उस पर आरी के निशान डालना और उसे ऐसा बनाना कि वो पुरानी रस्टिक लकड़ी जैसी लगे। मुझे अगले हफ्ते का इंतज़ार बिल्कुल नहीं था, क्योंकि तब कन्वर्जन वार्निश लगाना शुरू करना था। मुझे याद है पहले शुक्रवार की रात जब मैं घर लौटा तो मेरी पत्नी ने मेरे लिए पहला स्मार्टफोन खरीदा था। वो मेरे पुराने स्लाइडिंग फ़ोन से एक बड़ा अपग्रेड था। मैंने पूछा कि उसने ये क्यों खरीदा, क्योंकि मेरा पुराना फ़ोन तो बिल्कुल ठीक था। फिर उसने मुझे फेस टाइम नाम की वीडियो ऐप पर कॉल किया और मैं हैरान रह गया। उसने समझाया कि यह नया फीचर है, अब हम आमने सामने बात कर सकते हैं। मैं एक सीधा साधा इंसान हूं। जब मैंने पूछा कि फ़ोन कॉल में क्या खराबी है तो वो बस हंस पड़ी। उस रात उसने मुझे फ़ोन चलाना सिखाया, नंबर ट्रांसफ़र करना और बाकी सारे टेक्निकल काम सिखाए। इस सब में मेरा ध्यान काम से हट गया। जब सोमवार आया और मैं वापस काम पर गया तो कैबिन पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने रेस्पिरेटर के लिए नए फिल्टर खरीदना भूल गया था। उस समय मैं 1 घंटा घर वापस जाने और फिर 1 घंटा लौट कर आने का झंझट नहीं करना चाहता था। मैंने वैन खंगाली और फिल्टर ढूंढने की कोशिश की और तभी मुझे अपने अंकल का एयर फेड सूट और पंप मिल गया, जिसका इस्तेमाल वो कई साल पहले सैंड और सोडा ब्लास्टिंग के लिए करते थे। मुझे पता था कि यह वार्निश कितना तेज होता है, इसलिए मैंने सूट लगा लिया और सोचा कि चलो यही सही है। कम से कम इस हालत में मुझे कोई देखने वाला नहीं था, क्योंकि उस सूट में मैं काफ़ी अजीब लग रहा था। अगर आपको नहीं पता कि एयर फेड सूट क्या होता है, तो जैसा नाम है वैसा ही होता है। एक ऐसा सूट जिसमें एक पाइप लगा होता है जो बाहर से हवा अंदर भेजता है। उसमें हवा के बहाव को नियंत्रित करने के लिए एक वाल्व होता है। यह बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि बाहर की हवा वापस सूट में घुस जाए। जब दोपहर के करीब 3 बजे, तब तक मैं सफ़ेद कन्वर्जन वार्निश की पहली परत का लगभग 1/4 काम कर चुका था। मुझे वार्निश का नया बैच बनाना था, इसलिए मैंने अपना स्प्रेयर साफ किया। एक छोटी सी बात बता दूं, यह मिश्रण बनने के बाद लगभग 4 घंटे तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद यह रासायनिक रूप से जमने लगता है, इसलिए हर बैच के बीच स्प्रेयर साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं बाहर गया और अपना हुड उतार दिया। मैंने अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए वीडियो कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐप का आइकन ही नहीं मिला। तो मैंने उसे मैसेज किया और बताया कि काम खत्म होने तक मैं वहीं रहूंगा। शायद मैं रात 1 या 2 बजे तक घर पहुंचूंगा। जब मैंने दोबारा काम शुरू किया तो बाहर आसमान में काले तूफानी बादल दिखने लगे। अगर आपने कभी किसी जॉब साइट पर काम किया हो तो आप जानते होंगे कि ज़्यादातर लोग रेडियो सुनते हैं और गानों के बीच मौसम की खबरें भी मिलती रहती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था। उस समय मैं आईपॉड पर अपनी प्लेलिस्ट सुन रहा था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। जब अचानक बहुत तेज बारिश हुई तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन ये वॉशिंगटन है, यहाँ बारिश आम बात है। शाम करीब 4 बजे
मुझे एक मैसेज मिला जिसमें फ्लैश फ्लड की चेतावनी थी। मैंने सोचा, कमाल है, ये स्मार्टफोन सच में काम की चीज है। रात करीब 9 बजे मेरी पत्नी ने मुझे फेस टाइम किया। मैंने अपना एयरफेड सूट बंद किया और किचन से बाहर आ गया, जैसे मैं हर बार सूट उतारने से पहले करता था। अब तक मैं हमेशा अपना हुड बाहर ही उतारता था, लेकिन जैसे ही इस बार मैंने हुड अंदर उतारा, मुझे तुरंत उस कन्वर्जन वार्निश की भयानक और तीखी गंध महसूस हुई। मैंने अपना हेडसेट लगाया, अपनी पत्नी से बात करते हुए बाथरूम की ओर चला गया। मैं सोच रहा था कि वीडियो कॉल पर रहते हुए बाथरूम कैसे इस्तेमाल करूं। मैंने उससे कहा कि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, तो वो मजाक उड़ाते हुए बोली कि पहले अपना काम खत्म करो, फिर कॉल करना। फिर मैंने उसे फेस टाइम पर दोबारा कॉल किया। बात करते हुए मैंने उसे बताया कि वार्निश की गैस बहुत तेज है, इसलिए मैं फिर से अपना सूट पहन रहा हूं। ऐसा करते समय मैंने अपना फोन काउंटर टॉप पर रख दिया और उसकी स्क्रीन ऊपर की तरफ थी। जब मैं लगभग सूट पहन चुका था, तभी मेरी पत्नी की एक डरावनी चीख निकली और मैं लगभग डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। मुझे बस उसकी आवाज सुनाई दी, जेक, छत पर देखो, ऊपर देखो। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, मुझे एक काला, बालों से भरा हाथ दिखाई दिया, जिसके सिरे पर पंजों जैसे नुकीले नाखून थे और वो अटारी के अंदर से दरवाजा उठा रहा था। जितनी जल्दी वो हाथ दिखाई दिया, उतनी ही जल्दी उसने ढक्कन छोड़ दिया और दरवाजा थोड़ा सा खुला रह गया। मेरी पत्नी चिल्ला रही थी कि अटारी में कोई है और वो लैंडलाइन से पुलिस को कॉल करने वाली है। मैंने कहा, एक सेकंड रुको, क्या तुमने वो हाथ देखा? वो बोली, हाँ, मैंने बस वही देखा, कैमरे से मुझे साफ नहीं दिख रहा। मैंने कहा, वो हाथ नहीं था, वो पंजा था। शायद ऊपर कोई जानवर है, लेकिन मैं पक्का नहीं हूं, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। मैंने अपना पूरा गियर पहन लिया और हेडसेट की तार जिप के बीच से निकाल दी ताकि मैं फोन पर भी रह सकूं। मैंने सूट की हवा चालू की और उसे बताया कि मैं अटारी में ऊपर जाकर देखूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वहां क्या है। पीछे से उसकी आवाज आ रही थी। वो मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था। मैंने कहा, शांत रहो और बस देखती रहो। मैंने फोन को जितना हो सके सही जगह रखने की कोशिश की, लेकिन फोन सूट के बाहर था और हेडसेट से जुड़ा हुआ था, इसलिए चाहे मैं उसे किसी भी जेब में रखूं, वो नीचे खिसक जाता और कैमरा ढक जाता। तो मैंने एक और तरीका सोचा, एक पेंटर वाली ट्रिक जो मैंने अपने अंकल से सीखी थी। मैंने नीली मास्किंग टेप को उल्टा मोड़कर सूट पर चिपका दिया और फिर फोन को उस टेप पर चिपका दिया। अब मेरी पत्नी वही देख सकती थी जो मैं देख रहा था। फिर मैंने एक टॉर्च उठा ली। मैंने सीढ़ी उठाई, घुमाकर अटारी के दरवाजे के नीचे लगा दी। मेरी पत्नी लगातार कह रही थी कि रुक जाओ, क्योंकि मेरी तेज हरकतों से कैमरा कभी कभी रुक जाता था या सिग्नल कट हो जाता था। सीढ़ी चढ़ने से ठीक पहले मैंने सोचा कि अपनी स्प्रे गन भी ले लूं, जिसमें 12 इंच का छोटा एक्सटेंशन लगा हुआ था। मैंने उसे बेल्ट में टांग लिया और सीढ़ी चढ़ने लगा। सीढ़ी चढ़ने से ठीक पहले मैंने कहा, अगर कुछ हो जाए तो तुरंत पुलिस को कॉल करना। मैंने अटारी का दरवाजा थोड़ा सा खोला और उसे एक तरफ फेंक दिया, लेकिन तुरंत ऊपर नहीं गया। मैं सीढ़ी के ऊपर खड़ा होकर कुछ सेकंड इंतजार करता रहा, यह देखने के लिए कि ऊपर कुछ दिखता है या नहीं। अगर वो कोई इंसान होता तो शायद टॉर्च की रोशनी हिलती दिखाई देती, लेकिन हैरानी की बात, जैसे ही मैंने ऊपर देखा, अटारी के दरवाजे के पास ही एक लाइट स्विच था। मैंने अपनी स्प्रे गन के एक्सटेंशन से उस स्विच को ऑन कर दिया। मुझे लगा कि अब कुछ दिखाई देगा, लेकिन मुझे वहां कुछ नहीं दिखा। तो मैंने धीरे से अपना सर अटारी में ऊपर किया, चारों तरफ जल्दी जल्दी देखा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिखा। फिर मैंने देखा कि अटारी के दोनों सिरों पर लाइट थी और एक ठीक मेरे ऊपर थी।
अटारी की दीवारें ओएसबी शीटिंग से ढकी हुई थीं। मैं तेजी से ऊपर चढ़ा, खड़ा हुआ और चारों तरफ देखने लगा। शुरू में तेजी से देखने के कारण मुझे कुछ नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही मैंने धीरे धीरे देखना शुरू किया, तभी मेरी नजर दीवार के पास पड़े बालों के एक बड़े गुच्छे पर टिक गई। वो बाल गहरे भूरे रंग के थे, लगभग काले, लेकिन असली काले नहीं। जैसे आप किसी काली बिल्ली को देखें और धीरे धीरे समझ आए कि असल में उसका रंग गहरा भूरा है। मैंने कहा, सुनो, यहां ऊपर एक काला भालू है। वो बोली, मुझे भी दिख रहा है, लेकिन वो वहां ऊपर आया कैसे? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। तभी वो भालू, या जो मुझे भालू लग रहा था, हिला और दो पतली टांगों पर खड़ा हो गया। और तभी पता चला कि उसके पास एक और उतना ही बड़ा जीव था, जिसका रंग ज्यादा भूरा था, लगभग पेड़ की छाल जैसा। जब वो खड़ा हुआ तो अटारी की छत से बस 1 फुट नीचे रह गया। उसके बाल गीले और गंदे लग रहे थे, जिनमें मिट्टी के ढेले चिपके हुए थे। फिर मैंने देखा कि उस जीव के हाथ इंसान जैसे थे, लेकिन उनके सिरों पर नुकीले पंजे थे, और मुझे समझ आ गया कि वही पंजे मैंने पहले देखे थे। जैसे ही मैंने पत्नी से बात करने की कोशिश की, वो घबराकर चिल्लाने लगी, ये किस तरह का भालू है? क्या ये सच में भालू है? मैंने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता ये क्या है। मेरी पत्नी बार बार कह रही थी, अटारी से बाहर निकल जाओ, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जो जीव दूसरे से अलग होकर खड़ा हुआ था, उसकी पीठ मेरी तरफ थी, और अब वो धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ रहा था। उसका सर बिल्कुल भेड़िए जैसा था, थूथन लंबा था, और कान बहुत बड़े थे, जो सीधे खड़े थे। कान लगभग 90 डिग्री के कोण पर अंदर की ओर मुड़े हुए थे। उसकी एक लंबी पूंछ थी, जिस पर छोटे बाल थे, और वो सीधी नीचे लटक रही थी। उसकी आंखें एम्बर पीले रंग में चमक रही थी, और वो धीरे धीरे दाएं बाएं झूल रहा था। पहले जब मुझे लगा कि वो भालू है, तब भी मैं डरा हुआ था, लेकिन अब असली डर मेरे अंदर उतर रहा था। मेरे दिमाग में अचानक यादों और भावनाओं का तूफान सा आ गया। इसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। जब मैं छोटा था तो 2 कार्टून ऐसे थे जो मुझे बहुत डराते थे। आज भी बड़े होने के बाद मुझे उन्हें देखना पसंद नहीं है, क्योंकि वो बचपन का डर याद दिलाते हैं। पहला कार्टून था पीटर एंड द वुल्फ। उसमें जो भेड़िया था, वो मुझे इतना डराता था कि जैसे ही टीवी पर उसका म्यूजिक बजता, मैं भागकर छिप जाता था। दूसरा कार्टून था लैम्बर्ट द शिपिश लायन। उस कार्टून में भेड़िए की आंखें पीले नारंगी रंग में चमकती थीं, और मेरे सामने खड़े उस जीव की आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बचपन का डर अचानक जिंदा होकर मेरे सामने आ गया हो, और वो मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा डरावना था। सीधे शब्दों में कहूं तो, अगर मैं अभी अभी बाथरूम से होकर ना आया होता, तो शायद डर के मारे मेरी हालत खराब हो जाती। तभी मुझे पत्नी की आवाज सुनाई दी। वो मुझे जोर जोर से पुकार रही थी। मैंने खुद को संभालते हुए अपनी पत्नी से कहा, हे भगवान, ये तो वेयरवुल्फ जैसा लग रहा है। उसे देखकर मेरे शरीर में एड्रेनलिन दौड़ गया, और उसी समय ऐसा भी लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। मेरी पत्नी मुझसे लगातार बात कर रही थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान उस जीव पर था। जब मैंने ध्यान से देखा तो उसकी आंखों से पानी निकल रहा था, और उसकी नाक भी बह रही थी। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी, जैसे वो मुश्किल से सांस ले रहा हो, और वो धीरे धीरे दाएं बाएं झूल रहा था। मैंने पत्नी की बात को काटते हुए कहा, मुझे लगता है वार्निश की गैसों ने इन्हें भ्रमित कर दिया है। वो बोली, ये जरूर कोई इंसान है, सूट पहनकर तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। आखिर अक्टूबर का महीना है, हैलोवीन भी पास है, दुकानों में तरह तरह के कॉस्ट्यूम मिल रहे हैं। मैंने खुद को संभालते हुए शांत आवाज में कहा, नहीं, ये जो भी है असली है।
तभी वो जीव धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगा। मैंने अपने हुड के अंदर से चिल्लाकर कहा, रुको और पास मत आना। मैंने नीचे झुककर अपने सूट की हवा बढ़ा दी, जिससे सूट थोड़ा फूलने लगा। मैंने सोचा, जैसे जंगली जानवरों के सामने खुद को बड़ा दिखाने की सलाह दी जाती है, मैं भी वैसा ही करूं। वो जीव रुक गया, लेकिन अभी भी धीरे धीरे झूल रहा था। उसके पीछे वाला जीव दीवार की तरफ मुंह करके झुका हुआ बैठा था। जब मैंने ध्यान से देखा तो लगा जैसे उसके पीछे एक छोटी सी बांह और टांग हिल रही हो। मेरे दिमाग में आया कि शायद वो एक पपी को पकड़े हुए है। जैसे ही मैं थोड़ा सा हिला, वो वेयरवुल्फ जैसा जीव मेरी ओर गुर्राया। उसकी गुर्राहट इतनी गहरी थी जैसे उसकी कंपन मेरे पेट तक महसूस हो रही हो। मैंने अपनी स्प्रे गन उसकी ओर तान दी और वो और जोर से गुर्राया। ऐसा लगा जैसे वो समझ रहा हो, जैसे वो काफी बुद्धिमान हो और उसे पता हो कि जो चीज उसकी ओर तानी गई है वो खतरनाक है। शायद मेरा फोन कुछ पल के लिए फ्रीज हो गया था, क्योंकि अचानक फिर से पत्नी की आवाज सुनाई दी, जेक, जवाब दो जेक। मैंने कहा, मैं यही हूं, क्या तुम्हें दिख रहा है मैं क्या देख रहा हूं? वो बोली, मैं बहुत डर गई हूं, मुझे नहीं पता ये क्या है। अब मुझे बात समझ आने लगी। मैंने कहा, सुनो, ये चीजें यहां अपने बच्चे के साथ हैं। वो भी कुछ कहने लगी, लेकिन मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम बस मेरी बात सुनो। मेरी कन्वर्जन वार्निश की गैसों ने इन्हें भ्रमित कर दिया है, नहीं तो ये जो मेरे सामने है अब तक मुझ पर हमला कर चुका होता। बात करते हुए मेरी नजर अटारी के पीछे वाली दीवार पर पड़े एक गोल लूवर वेंट पर पड़ी, जो लगभग उस जीव के ठीक पीछे था। उसके नीचे दीवार पर कीचड़ के निशान नीचे की ओर खिसकते दिख रहे थे। मैंने कहा, ये लोग लूवर से अंदर आए हैं। लूवर झुककर खुल जाते हैं। शायद खराब मौसम से बचने के लिए ये अंदर घुस आए हैं। मैंने फिर उस जीव की ओर देखा जो अभी भी झूल रहा था। उसकी आंखें इतनी डरावनी थी कि मैं उनमें देखना नहीं चाहता था। फिर भी मैं उसे नजर में रखते हुए धीरे धीरे पीछे हटा और अपनी तरफ वाले लूवर तक जाकर उसे खोल दिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया, हवा का रुख बदल गया और ताजी हवा अंदर आने लगी। फिर मैं धीरे धीरे पीछे हटते हुए अटारी के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। वो जीव कई बार गुर्राया, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिला। मैंने खिड़की की ओर इशारा करके चिल्लाया, बाहर जाओ, निकलो यहां से। फिर मैंने उस खुले रास्ते की ओर इशारा किया, लेकिन वो जीव बाहर जाने की बजाय मेरी ओर बढ़ने लगा। मुझे समझ आया कि शायद मैंने चिल्लाकर उसे उकसा दिया था, और तभी वो अचानक बहुत तेजी से हिला। मैंने तुरंत अपनी स्प्रे गन उठाई और हवा में सफेद कन्वर्जन वार्निश छिड़क दिया। वो आवाज और उस हरकत से जैसे चौंक गया और रुक गया। फिर वो ऐसे मुड़ा जैसे अटारी के एक ट्रस के पीछे से घूमकर आएगा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, मैंने सीधे उस पर स्प्रे कर दिया और उसकी पीठ के बीचों बीच सफेद वार्निश की मोटी लकीर पड़ गई। उसने जोर की दहाड़ मारी और गुस्से से फुफकारा, लेकिन वार्निश की गंध और चिपचिपाहट के कारण वो मेरी ओर वापस नहीं मुड़ा। मैं देख सकता था कि उसके हाथ पीछे टटोल रहे थे, जैसे वो अपनी पीठ पर लगी उस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हो, बिल्कुल वैसे जैसे किसी इंसान को अपनी पीठ पर कुछ महसूस हो तो वो हाथ से उसे टटोलने लगे। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी पत्नी अभी भी फोन पर घबराकर मेरा नाम पुकार रही थी और कह रही थी कि वो किसी को ढूंढ रही है जो यहां मदद कर सके। मैंने उसे बताया कि मैं ठीक हूं और अभी अभी उस जीव की पीठ पर वार्निश की एक परत चढ़ा दी है। जब मैं वापस अटारी के दरवाजे की ओर लौटा तो मुझे दूसरा वेयरवुल्फ जैसा जीव पूरी तरह दिखाई दिया। वो कुत्ते की तरह गोल होकर बैठा था और उसके पास सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारे छोटे बच्चे थे। मैं तुरंत अटारी के दरवाजे तक पहुंचा और सीढ़ी उतरने लगा। जिस वेयरवुल्फ पर मैंने वार्निश डाला था
वो अब ट्रस से अपनी पीठ रगड़ रहा था ताकि वार्निश हट जाए। जैसे ही उसे सीढ़ी की आवाज सुनाई दी, वो ट्रस से हट गया, जैसे मेरे पीछे आने वाला हो। तभी मैंने उसकी पीठ देखी, जिस पर बीच में काली लाइन बन गई थी, क्योंकि कुछ वार्निश ट्रस पर रगड़ कर हट गया था। वह उस वक्त एक विशाल स्कंक जैसा लग रहा था। मैंने जल्दी से अटारी का ढक्कन उठाया और उसे वापस जगह पर लगा दिया, जबकि मैं तेजी से सीढ़ी उतरने लगा। दरवाजे की ओर भागते हुए मैंने जल्दी जल्दी अपना गियर उतारा, फोन टेप से निकाला और सीधे बाहर भाग गया। मैं मूसलाधार बारिश में भागता हुआ अपनी गाड़ी तक पहुंचा और वहां से निकल गया। घर की ओर जाते समय फोन पर मेरी पत्नी बहुत घबराई हुई थी। वो बार बार पूछ रही थी कि कहीं वो जीव मेरा पीछा तो नहीं कर रहा। और सच कहूं, मैं इतना डरा हुआ था कि पीछे देखने के लिए रियर व्यू मिरर में झांकने की भी हिम्मत नहीं हुई। जब मैं उस भयानक मौसम में घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने मुझे कई बार ध्यान से देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैं सच में ठीक हूं। फिर मैंने उसे वो सारी बातें बताईं जो कॉल के दौरान छूट गई थी। मैंने उससे कहा कि मैं अपने दोस्त मैक्स से संपर्क करना चाहता हूं, जिसके साथ मैं बड़ा हुआ था और जो अब मेरे काउंटी में शेरिफ था। मैं चाहता था कि वो मेरे साथ वहां वापस चले ताकि मैं अपना सामान इकट्ठा कर सकूं। जब मैंने उसे फोन किया तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया जो मैंने देखा था। वो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन वो मुझे पहली क्लास से जानता था और उसे पता था कि मैं ऐसी बातों में मजाक नहीं करता। उसने कहा कि अगले दिन अपनी ड्यूटी के बाद वो मेरे साथ वहां चलेगा ताकि मेरा सामान भी मिल जाए और वो उस जगह को भी देख ले। जब हम वहां पहुंचे तो सब कुछ वैसा ही था जैसा मैं छोड़ कर आया था। सबसे पहले मैंने अटारी का दरवाजा देखा। वो अपनी जगह पर लगा हुआ था। हमने घर के सारे कमरे देखे, लेकिन कहीं भी किसी वेयरवुल्फ जैसे जीव का कोई निशान नहीं था। फिर हम उस सीढ़ी के पास गए जो अटारी के दरवाजे के नीचे लगी थी। मेरा दोस्त पहले ऊपर चढ़ा और फिर मुझे भी ऊपर बुलाया। जब हमने चारों तरफ देखा तो अटारी खाली थी। मेरे दोस्त ने वही सब देखा जो मैंने बताया था। ट्रस पर वार्निश के निशान, लूवर के नीचे कीचड़ और अटारी में बड़े बड़े पंजों के निशान। उसने गुस्से में कुछ शब्द कहे और फिर बोला, मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम गलत हो। मुझे लगा था कि तुमने बस कोई बीमार सा भालू देखा होगा, लेकिन ये तो बहुत बड़े भेड़िए के पंजों के निशान हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि इस पर कोई यकीन ही नहीं करेगा। मतलब, मुझे पहले भी कुछ अजीब रिपोर्ट्स मिली हैं और जैरेड से भी ऐसी बातें सुनी हैं। याद है स्कूल वाला जैरेड? अब वो पार्क रेंजर है। हम अक्सर हफ्ते में कभी कभी कॉफी पर मिलते हैं या शूटिंग के लिए जाते हैं और कहानियां शेयर करते हैं, लेकिन ये तो सबसे अलग है। उसने लंबी सांस ली और पूछा कि क्या वो जैरेड को फोन करके ये बात बता सकता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि फिलहाल इसे हमारे बीच ही रखना। उसने जैरेड को फोन किया और जैरेड ने कहा कि वो खुद आकर देखेगा। मैक्स लोवर के पास गया, उसे उठाकर बाहर देखा और बोला कि छत पर हर जगह निशान है। मुझे लगता है अब वो जीव यहां नहीं है। मैंने कहा, यहां ऊपर कीचड़ और पंजों के निशान के अलावा कुछ खास नहीं है। मुझे लगता है उन्होंने लूवर खुला देखा और बस बारिश से बचने के लिए अंदर आ गए थे। मैक्स ने सहमति जताई और कहा कि सुरक्षित रहने के लिए मुझे काम खत्म होने तक लूवर बंद करके स्क्रू कर देना चाहिए। फिर उसने पूछा, तुम काम तो खत्म करोगे ना? मैंने कहा, शायद हां, लेकिन इस बार मैं कुछ और पेंटर्स को साथ लाऊंगा। मैं यहां अकेले काम नहीं करने वाला, और रात में तो बिल्कुल नहीं। फिर हम सीढ़ी की ओर लौटे और नीचे उतर गए। जैरेड का इंतजार करते हुए मैंने अपना सामान चेक किया। मेरा स्प्रेयर जाम हो गया था क्योंकि कन्वर्जन वार्निश पाइप और पंप में सूख कर जम गया था। बाकी सारा सामान ठीक था। जब जैरेड पहुंचा तो हमने उसे लूवर वाली जगह दिखाई। वो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना मैंने सोचा था।
फिर मैंने उससे पूछा, क्या किसी और ने भी ऐसे वेयरवुल्फ जैसे जीव देखने की रिपोर्ट दी है? जैरेड ने कहा कि उसे सबसे ज्यादा बिगफुट देखने की रिपोर्ट मिलती है। उसने डॉगमैन के बारे में सुना जरूर था, लेकिन कभी कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं मिली और ना ही किसी दूसरे पार्क रेंजर से सुना। लेकिन उसने कहा कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जो सामान्य बिगफुट वाली घटनाओं से मेल नहीं खाती। फिर जैरेड ने कुछ हाल की घटनाओं के बारे में बताया। अंत में उसने कहा कि ज्यादातर मामलों में वो रिपोर्ट में बस भालू लिख देते हैं। उसने सलाह दी कि घर की मालकिन को बता दूं कि फ्लैश फ्लड के दौरान एक शरारती भालू का बच्चा अटारी में घुस आया था और फिर मैंने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं गया तो मुझे वहां से निकलना पड़ा। कुछ देर बातचीत के बाद हम वहां से निकल गए। मैंने घर की मालकिन को फोन किया और वही भालू के बच्चे वाली कहानी बताई। वो बोली कि उसे बुरा लग रहा है कि मुझे उस पर वार्निश स्प्रे करना पड़ा, लेकिन वो खुश है कि मुझ पर हमला नहीं हुआ। उसने कहा कि वो लूवर वेंट हटाकर असली खिड़कियां लगवा देगी। मैं उस कैबिन में शुक्रवार तक वापस नहीं गया और तब मेरे साथ 2 और पेंटर भी थे ताकि काम जल्दी खत्म हो सके। मैंने उन्हें भी भालू के बच्चे वाली कहानी बताई और कहा कि मैं जल्दी में निकल आया था। फिर हम सब ने साफ किया और काम खत्म कर दिया। अब जब भी मैं उस पिज्जा प्लेस के पास से गुजरता हूं या कन्वर्जन वार्निश शब्द सुनता हूं, मेरा दिमाग उसी रात में लौट जाता है। कागज पर लिखे शब्द या पॉडकास्ट में सुनाई देने वाली आवाज उस असली डर को कभी नहीं बता सकती जो इंसान उस पल महसूस करता है। मुझे खुशी है कि मेरी पत्नी भी इस अनुभव का हिस्सा बनी, क्योंकि अब उसे भी पता है कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। हालांकि हम उस घटना को याद करके कभी कभी हंसने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच में वो बहुत डरावना अनुभव था और मैं कभी भी उन जीवों को दोबारा नहीं देखना चाहता। लेकिन अगली बार अगर आप उत्तरी वॉशिंगटन में हो और आपको कोई विशाल स्कंक दिखाई दे तो जरा ध्यान से देखना। हो सकता है वो बस पेंट लगा हुआ वेयरवुल्फ हो। वो वही गर्मियों का समय था जब मैं 16 साल का हुआ था और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस साल न्यू मैक्सिको में हमारे फैमिली कैबिन पर कुछ बहुत अजीब चीजें हुई थी। हम हर साल वहां जाया करते थे, मेरे माता पिता, मैं, मेरा बड़ा भाई और कभी कभी मेरी मौसी, मौसा और उनके बच्चे भी। असल में वो जंगल के बीचों बीच एक तरह का डबल फैमिली वैकेशन स्पॉट था जहां हम करीब 1 हफ्ता बिताते थे। आमतौर पर वहां सब कुछ बहुत ही शांत और आरामदायक होता था। हम मछली पकड़ते, हॉट डॉग भूनते, बोर्ड गेम्स खेलते और जब वापस घर आते तो साथ में ढेर सारी मजेदार कहानियां होती, जैसे कजन्स के बीच छोटी मोटी नोकझोंक या फिर इस बार किसने कितनी मछलियां पकड़ी। लेकिन उस खास गर्मी में सब कुछ बिल्कुल अलग था, ऐसा अलग जो सचमुच रोंगटे खड़े कर दे। और मुझे लगता है कि लगातार 3 रातों तक चांद का पूरा निकलना शायद किसी तरह इन घटनाओं में मायने रखता था। खैर, उस समय मैं एरिजोना में रहता था और सच कहूं तो आज भी वहीं रहता हूं। और वो साल मेरे लिए स्कूल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था। मेरी एक बहुत करीबी दोस्त से लड़ाई हो गई थी और ऊपर से मैं अपने वजन को लेकर भी काफी परेशान लग रहा था। कुल मिलाकर अपने शरीर को लेकर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत गिर गया था। सच कहूं तो इस ट्रिप पर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि उस समय मुझे किसी भी चीज को लेकर उत्साह महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन मम्मी पापा का कहना था कि ताजी हवा मेरे लिए अच्छी रहेगी, तो मैंने सोचा ठीक है, घर पर उदास बैठने से बेहतर है कि जंगल में ही उदास बैठ लिया जाए। मुझे तब बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहां जाकर मैं सिर्फ उदास बैठने वाला नहीं था। वो कैबिन न्यू मैक्सिको के उत्तरी हिस्से में था, एक छोटी सी नदी के पास, और उसके चारों तरफ घना जंगल था। कैबिन आरामदायक था, लेकिन वो कोई बहुत लग्जरी जगह नहीं थी। वहां मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं आता था
बस सामने वाले पोर्च के कोने में एक छोटी सी जगह थी जहां कभी कभी सिग्नल मिल जाता था, इतना कि कभी कभार किसी को एक मैसेज भेज सको। हम लोग दोपहर में वहां पहुंचे। उस हफ्ते मेरी मौसा मौसी और उनका परिवार नहीं आ पाए थे क्योंकि उनके शेड्यूल्स में कुछ दिक्कत हो गई थी। इस वजह से वो जगह आम दिनों से थोड़ी ज्यादा शांत लग रही थी। मैं और मेरा भाई सामान अंदर रखने में मम्मी की मदद कर रहे थे और पापा बाहर ग्रिल लगाने में लग गए थे। उस शाम हमने कई बोर्ड गेम खेले, स्क्रैबल खेला, क्रेनियम खेला, यहाँ तक कि ऊनो भी। और हैरानी की बात यह थी कि मुझे सच में अच्छा लग रहा था। सब कुछ से दूर, बिना किसी नेटवर्क या दुनिया की भागदौड़ के, वो एहसास अच्छा लग रहा था। अगले दिन पापा हमें नदी के किनारे मछली पकड़ने ले गए। मेरा भाई मछली पकड़ने का जबरदस्त शौकीन है, लेकिन मुझे उतना मजा नहीं आता। फिर भी मैं उनके साथ चला गया, इधर उधर घूमता रहा, पेड़ों की तस्वीरें लेता रहा और अपने दिमाग को थोड़ा शांत करने की कोशिश करता रहा। वो दिन बहुत खूबसूरत था। धूप खिली हुई थी, हल्की गर्माहट थी और ठंडी हवा चल रही थी। जब हम वापस आए तो बाहर बैठकर हॉट डॉग भूनने लगे। सूरज पूरी तरह डूबने से पहले ही चांद बहुत बड़ा और चमकीला दिखने लगा था। मुझे याद है, मैंने पापा से मजाक में कहा था कि आज रात तो चांद बहुत ज्यादा चमकने वाला है। धीरे धीरे सब लोग अंदर चले गए, लेकिन मैं थोड़ी देर और फायर पिट के पास बैठा रहा, उस सन्नाटे का मजा लेने लगा। मैं वहीं बैठकर अपने फोन पर स्क्रॉल करता रहा। मैं घर वाले शहर में अपने दोस्त को मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा था और तभी वो हुआ। सबसे पहले जंगल पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे रात के सारे कीड़ों की आवाजें और उल्लुओं की हूट अचानक गायब हो गई हो। फिर मुझे एक तेज हुश जैसी आवाज सुनाई दी, लेकिन वो मेरे आसपास नहीं, मेरे ऊपर से आई थी। ऐसा लगा जैसे हवा का कोई बहुत बड़ा झोंका पेड़ों की चोटियों के बीच से गुजर गया हो। और ये देखकर मैं घबरा गया, क्योंकि पेड़ों की पत्तियां और टहनियां एक लहर की तरह हिलने लगी थी, जैसे सन्नाटे की कोई लहर उन पर से गुजरी हो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं बिल्कुल स्थिर बैठा रहा और मेरे कानों में अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाज बहुत भारी थी, किसी भी पक्षी से ज्यादा, यहां तक कि किसी रैकून के दौड़ने से भी भारी। और फिर एक जोर का धप हुआ। उसके बाद एक तेज क्लिक क्लिक की आवाज आने लगी। मैं इतना डर गया था कि मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आया कि यह आवाज किसी इको लोकेशन जैसी लग रही है। वो क्लिक क्लिक की आवाज कुछ देर तक चलती रही और शांत जंगल में गूंजती रही। मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था क्योंकि बहुत अंधेरा था। हालांकि चांदनी थोड़ी मदद कर रही थी, लेकिन ऊपर घने पेड़ों की छतरी के कारण असली आकृति दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद वो क्लिक क्लिक की आवाज अचानक बंद हो गई। फिर धीरे धीरे जंगल की सामान्य आवाजें वापस आने लगी। मैं चुपचाप कैबिन की ओर लौटने ही वाला था, तभी फिर से एक हुश की आवाज आई। इस बार उसके तुरंत बाद जमीन पर जोर का धप हुआ, शायद मुझसे करीब 20 गज दूर। और फिर एक तीखी चीख सुनाई दी, जैसे कोई छोटा जानवर दर्द में चिल्ला रहा हो। मैं इतना डर गया कि तुरंत खड़ा हो गया और भागने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसी पल मैंने ऊपर देखा और मुझे एक झलक दिखी। एक बहुत बड़ा चमगादड़ जैसा कुछ जो उड़ता हुआ दूर जा रहा था, और उसके पंजों में कुछ था जो अभी भी चीख रहा था। मैं इतनी तेजी से अंदर भागा कि पोर्च की सीढ़ियों पर लगभग गिर ही पड़ा। पापा अभी भी किचन में थे और मेरा भाई सोफे पर लेटा हुआ था। टीवी पर कोई पुरानी VHS फिल्म चल रही थी। शायद मेरा चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई भूत देख लिया हो, क्योंकि पापा की आंखें फैल गईं और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा, मैंने बाहर कुछ सुना, मैंने बाहर कुछ देखा। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझसे ठीक से शब्द भी नहीं निकल पा रहे थे। मेरे भाई ने फिल्म रोक दी और वो दोनों टॉर्च लेकर बाहर चले गए।
वो करीब 15 मिनट तक बाहर रहे, लेकिन जब वापस आए तो बोले कि उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। हालांकि जहां मैंने धप की आवाज सुनी थी वहां घास पर उन्हें थोड़ा खून जरूर मिला। वो अंदर आए, थोड़ा चिंतित भी लग रहे थे, लेकिन फिर बोले शायद किसी उल्लू ने खरगोश को पकड़ लिया होगा। अगले दिन पापा, मेरा भाई और मेरे मौसा, जो सिर्फ उस दिन मिलने आए थे, उन्होंने शिकार पर जाने का फैसला किया। वो लोग कई घंटों तक बाहर रहे और हम, जिन्हें वो मजाक में लेडीज कहते थे, कैबिन में ही बैठे बातें करते रहे, टीवी देखते रहे। फिर मेरी मौसी, जो मौसा के साथ उस दिन आई थी, उन्होंने मुझे दादी की एक पुरानी रेसिपी सिखाई। वो काफी मजेदार था और मैं थोड़ा ज्यादा रिलैक्स महसूस करने लगा था। कभी कभी किचन में व्यस्त रहना सबसे अच्छा ध्यान भटकाने का तरीका होता है। जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने एक अच्छा खासा बड़ा हिरन मारा था और वो इस बात पर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। पापा और मौसा उसे कैबिन के पीछे ले गए ताकि उसकी खाल उतार सकें, और मुझे याद है मैं उन्हें ये बात करते हुए सुन रहा था कि बाकी बचे हिस्सों को कैबिन से करीब 25 गज दूर एक गहरे गड्ढे में दफना देंगे ताकि जंगली जानवर उसकी गंध सूंघकर कैबिन के पास ना आ जाएं। उन्होंने हिरन के टुकड़े किए अच्छा मांस फ्रीजर में रख दिया और फिर फावड़े उठाकर बाकी हिस्सों को दफनाने के लिए निकल गए। उसके बाद की पूरी शाम बिना किसी अजीब घटना के गुजर गई। हमने साथ बैठकर बड़ा सा फैमिली डिनर किया, कुछ रैंडम टीवी शोज देखे, और फिर जब मेरी मौसी मौसा वापस चले गए तो हम भी सोने चले गए। कैबिन में मैं अपने भाई के साथ एक ही कमरे में सो रहा था। उस समय मेरा भाई 19 साल का था। रात में अचानक उसने मुझे जोर से हिलाकर जगा दिया। रात के करीब 2 बजे थे और उसने फुसफुसाते हुए कहा, जल्दी उठो, तुम्हें यह देखना चाहिए। मैं आधी नींद में था और तुरंत चिड़चिड़ा हो गया, लेकिन वो बार बार कह रहा था कि खिड़की से बाहर देखो। तो मैं लड़खड़ाते हुए खिड़की तक गया और पर्दों के बीच से झांका, और सच में जहां उन्होंने हिरन के अवशेष दफनाए थे वहां कुछ हिलता डुलता दिखाई दे रहा था। चांदनी इतनी तेज थी कि हम काफी साफ देख पा रहे थे। किसी चीज ने वो गड्ढा खोद दिया था, और वो भी बहुत आसानी से। और जहां तक मुझे याद है वो गड्ढा करीब 5 फीट गहरा था। वो हिरन के अंदरूनी हिस्सों के टुकड़े निकाल रहा था और उन्हें खा रहा था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रहा हूं। उसकी चमड़ी चमगादड़ जैसी लग रही थी और उसके मुड़े हुए पंख जैसी चीजें उसकी पीठ के पीछे झुकी हुई थी। जब वो हिरन के अवशेषों को फाड़ रहा था तो उसकी हरकतें अजीब और झटकेदार लग रही थी। मेरे भाई ने धीरे से फुसफुसाकर पूछा, क्या ये वही चीज है जो तुमने कल रात देखी थी? और मैंने बस हल्का सा सर हिला दिया। हम दोनों वहीं खड़े थे, बुरी तरह डरे हुए, लेकिन बिल्कुल चुप। हम नहीं चाहते थे कि जरा भी आवाज हो। मेरे भाई ने अभी पापा को जगाया नहीं था। उसने कहा कि जैसे ही दरवाजा खुलेगा या कदमों की आवाज आएगी वो चीज तुरंत उड़ जाएगी, इसलिए हम बस चुपचाप देखते रहे। मैंने फोन निकालकर तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन कम रोशनी में मेरा कैमरा बिल्कुल बेकार था। चाहे मैंने कितनी भी कोशिश की, फोटो लगभग पूरी तरह काली आई। मुझे याद है मैं कितना परेशान हो गया था। सोच रहा था कि इस पर कोई यकीन ही नहीं करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं वो किसी भी पल हमारी तरफ ना देख ले। आखिरकार शायद उसे कुछ सुनाई दे गया, या हमारी मौजूदगी का एहसास हो गया, या शायद उसका पेट भर गया। वो अचानक तन गया, फिर उसने एक अजीब सी छलांग लगाई और उड़कर पेड़ों के बीच गायब हो गया। अगली सुबह हमने पापा को सब कुछ बता दिया। मेरा भाई तो पूरी तरह उत्साहित हो गया। वो कह रहा था कि आज रात बाहर जाकर बैठेंगे, शायद उसे फिर से देख लें, हो सके तो उसे मार भी दे। पापा को ये योजना बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन शिकार भी करते हैं, इसलिए राइफल चलाना जानते हैं। फिर भी वो ऐसे इंसान नहीं हैं जो किसी जानवर पर यूं ही गोली चला दें।
लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि मेरा भाई कोई बेवकूफ़ी भरा या खतरनाक काम कर बैठे। आखिरकार उन्होंने मान लिया। ठीक है, मैं तुम दोनों के साथ जाग कर बैठूंगा, बस नज़र रखने के लिए। लेकिन अगर बहुत देर हो गई या मामला खतरनाक लगा तो हम तुरंत अंदर आ जाएंगे। हम उनकी ये बात मान गए। वो पूरा दिन बहुत अजीब लगा। मैं बार बार पेड़ों की ओर देखता रहता, जैसे उम्मीद हो कि कुछ दिख जाए, और मन में कल्पना करता कि वो कहीं ऊपर बैठा हमें देख रहा है। मेरा भाई भी बेचैन था। ऊपर से वो बहुत कूल बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसे जानता था अंदर से वो भी घबराया हुआ होगा। जब रात हुई तो मैं, मेरा भाई और पापा बाहर बैठ गए। पापा ने अपनी राइफल कुर्सी के सहारे टिकाकर रख दी, कोई हमला करने के इरादे से नहीं, बस एहतियात के तौर पर। हम बस बैठे रहे, सुनते रहे, इंतजार करते रहे। सच कहूं तो ये काफी डरावना था, क्योंकि हर पत्ते की सरसराहट भी आपको किसी बड़े चमगादड़ जैसे राक्षस की आहट लगने लगती है। करीब आधी रात तक पापा को झपकी आने लगी और वो जोर जोर से खर्राटे लेने लगे। मेरा भाई मजाक में बोला, इतनी आवाज में तो वो चीज खुद ही डरकर भाग जाएगी। मैंने आंखें घुमाई और हल्का सा मुस्कुरा दिया। हम लगभग अंदर जाने ही वाले थे, तभी न जाने क्यों मुझे लगा कि मुझे खड़ा होना चाहिए। शायद मेरे पैरों में अकड़न हो गई थी, लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मुझे पाइन के पेड़ों की ऊंची शाखाओं में एक लाल सी चमक दिखाई दी। पहले मुझे लगा शायद कैबिन की लाइट का रिफ्लेक्शन है या किसी रैकून की आंखें हैं, लेकिन फिर समझ आया कि वो आकार रैकून के लिए बहुत बड़ा था। मैंने अपने भाई को कोहनी मारी और पापा को जगाकर उस तरफ इशारा किया। वो आकृति उल्टी लटकी हुई थी, और जब आप सही एंगल से देखो तो उसकी आंखें लाल चमकती थी। मैं उसका चमड़े जैसा झुर्रीदार चेहरा देख पा रहा था, जो थोड़ा सूअर जैसा लग रहा था। आगे एक थूथन जैसा हिस्सा था, और जब उसका मुंह खुला तो कसम से मुझे चांदी में उसके छोटे छोटे नुकीले दांत चमकते हुए दिखाई दिए। उसका आकार कम से कम एक बहुत बड़े कुत्ते जितना था, लेकिन उसके पंख भी थे। पंख मुड़े हुए थे, इसलिए बस उनके कुछ हिस्से उसके शरीर के आसपास दिखाई दे रहे थे। पापा ने राइफल उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुश्किल से हिलाया ही था कि वो चीज तुरंत अपने पंख फैलाकर एक शक्तिशाली छलांग में उड़ गई। लगता था जैसे उसकी सुनने की क्षमता बहुत तेज थी, या उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि हम कुछ करने वाले हैं। हम बस उसे काले आसमान में गायब होते देखते रहे, और हम तीनों वहीं खड़े रह गए, पूरी तरह स्तब्ध, पूरी तरह चुप। अगली सुबह हमने मम्मी को सब बताया जो हमने देखा था। बेशक उनका रिएक्शन आधा विश्वास और आधा हैरानी वाला था, लेकिन मैं, मेरा भाई और पापा, हम तीनों पूरी तरह निश्चित थे। हमने बाकी ट्रिप में भी इस बारे में बात की, और घर लौटने के बाद भी। कभी कभी स्कूल में भी ये बात निकल आती, लेकिन लोग बस हंसते थे या कहते थे कि ये डरावनी फिल्में देखने का नतीजा है। लेकिन मुझे पता है मैंने क्या देखा था, और मेरे पापा और भाई भी जानते हैं। हम आज भी कभी कभी उस कैबिन पर जाते हैं, लेकिन उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारी वहां मौजूदगी के दौरान लगातार 3 रातों तक पूरा चांद निकले। आज तक हमें फिर कभी इतना डरावना अनुभव नहीं हुआ। आज मैं लगभग 30 साल का हूं, और पीछे मुड़कर देखता हूं तो अपने परिवार पर गर्व होता है कि उन्होंने उस स्थिति को कैसे संभाला। हाँ, वो डरावना और अजीब था, लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, मेरा साथ दिया, और मेरे साथ जाग कर बैठे, ये देखने के लिए कि मैं पागल तो नहीं हो गया। और आखिरकार साबित हुआ कि मैं पागल नहीं था। वहां बाहर सच में कुछ है। मुझे लगता है वो एक विशाल शिकारी चमगादड़ है, लेकिन मेरे मन का एक हिस्सा सोचता है कि शायद वो कोई अनजान जीव है, जो सिर्फ तब दिखाई देता है जब हालात बिल्कुल सही हों। जैसा कि मैंने पहले कहा, पूर्णिमा की रात हो, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि वो अब तक की सबसे डरावनी
और सबसे हैरान करने वाली चीज थी जो मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसे फिर से देखना चाहता हूं या चाहता हूं कि कोई और उससे टकराए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में ये ख्याल भी आता है कि काश उस समय मैं उसकी एक अच्छी फोटो ले पाता,